रेंटिंग अ हाउस और बाइंग अ हाउस, एक सवाल जो सबके मन में चलता रहता है। बार बार इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप अलग अलग वीडियोस देखते हैं, लेकिन अगर ये वीडियो आपने एंड तक देखा तो आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको अपने इनकम के हिसाब से, अपनी करंट पोजीशन के हिसाब से बाइंग हाउस ज्यादा अच्छा है, मतलब हाउस घर को खरीदना ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, घर हो, फ्लैट हो, डुप्लेक्स हो, या रेंट पे रहना ज्यादा अच्छा है। इसके प्रोज एंड कॉन्स हम कवर करेंगे, हर एक चीज के बेनिफिट, हर एक चीज के नुकसान क्या हो सकते हैं। तो आपकी करंट पोजीशन को देखते हुए, इनकम को देखते हुए आप डिसीजन ले सकते हैं। बहुत ईजी होने वाला है आपके लिए। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। पूरी रिसर्च मेरी और मेरी टीम ने की है और उसके बेसिस पे हम आपको ये पूरे पॉइंट बताने वाले हैं, लेकिन आपको समझ में तब आएगा जब आप इसे एंड तक देखेंगे। क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं, क्योंकि बाइंग अ हाउस एक सिक्योरिटी तो लेकर आता है, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा आपको कई सालों तक इसका ईएमआई का बर्डन भी रहता है। जब आप रेंट आउट करते हैं घर, तो हो सकता है कि आपका थोड़ा रेंट ज्यादा हो, लेकिन आपको प्रेशर नहीं होता कि 20 साल 25 साल तक मुझे इस प्रेशर को सहन करना है या बेयर करना है। तो ये बहुत सारे सवाल मन में बार बार आते रहते हैं, लेकिन किस पोजीशन पे क्या अच्छा है वो आप डिसाइड कर सकते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स को जानते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रोज ऑफ बाइंग अ होम, घर खरीदने के फायदे। सबसे पहला फायदा है बिल्डिंग अ लॉन्ग टर्म एसेट। हाँ दोस्तों, आप घर के रूप में एक लॉन्ग टर्म एसेट बिल्ड कर रहे हैं। कई लोग इस पे कॉन्ट्राडिक्टरी वीडियो बनाते हैं। वो जनरली इसीलिए बनाते हैं क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि वो जो प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक हो, वो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, म्यूचुअल फंड स्टॉक बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है कि 66% से ज्यादा लोग अपना इन्वेस्टमेंट पूरे वर्ल्ड में रियल एस्टेट सेक्टर में करते हैं। तो घर कैसे एक लॉन्ग टर्म एसेट है, जरा वो समझ लीजिए। दोस्तों, आज भले ही आपकी इनकम 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख का पैकेज हो, आपने पहला घर जो लिया वो 1 BHK या 2 BHK हो सकता है, 30 लाख रुपए से 60-70 लाख तक, डिपेंडिंग ऑन टीयर 2 सिटी, टीयर 1 या टीयर 3 सिटी। लेकिन जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती है, हो सकता है आप एक सिंगल अर्नर हो, फिर आपकी 5 साल 6 साल बाद अगर शादी होती है, आपकी वाइफ भी अगर अर्न करती है या घर में कोई और मेंबर भी अर्न कर रहा हो, अब 10 साल 15 साल बाद आपकी लाइफस्टाइल चेंज होती है, आप और बड़ा घर लेना चाहते हैं। उस केस में आपका घर आराम से 10 साल में 2.5 से 3 गुना बढ़ जाता है, अगर देखकर समझकर अच्छी जगह पे अच्छे ब्रांडेड कंपनी या व्यक्ति से आपने बाय किया हो तो घर भी एक प्रकार से लॉन्ग टर्म एसेट ही है, जो आपको मदद करता है इन फ्यूचर और बड़ा घर खरीदते समय आप इसे बेचकर एक अच्छा अमाउंट कलेक्ट करके भी सेकंड होम खरीद सकते हैं। और हर बार बड़ा घर खरीदना ही जरूरी नहीं है। कभी आपका ट्रांसफर कहीं और हो गया, किसी और एरिया में आपको शिफ्ट होना हो, आप इसी रेंज का भी घर खरीद रहे हो, तो फिर उस समय हो सकता है आपने 30 लाख का खरीदा था और 75 लाख में बेचा, और फिर से आपने नया घर 50-55 लाख का ही लिया। क्यों? क्योंकि उस समय एरिया चेंज हो गया। जैसे जैसे आप प्राइम एरिया में जाते हैं, घर के प्राइसेस बढ़ते हैं। जैसे जैसे आप डेवलपिंग एरिया में जाते हैं, जो एरिया डेवलप हो रहा हो, टीयर 2 टीयर 3 सिटी या टीयर 1 में, थोड़े प्राइसेस कम होते हैं। इस बेसिस पर आप एक लॉन्ग टर्म एसेट बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट, फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग। सेकंड बेनिफिट है आपको आपका घर खरीदने का। डिसीजन मेकिंग का मतलब दोस्तों, यहाँ आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने डुप्लेक्स लिया है, बंगलो लिया है, फ्लैट लिया है, 1 BHK 2 BHK, आप एटलीस्ट इंटरनल चेंजेस करा सकते हैं। आप चाहो तो थोड़ा हॉल के साइजेस में, आप चाहो तो किचन और लिविंग रूम के बीच का दीवार हटा सकते हैं इंटीरियर के दौरान। आप जिस तरह भी चेंजेस चाहिए, आप चाहो तो बाथरूम को थोड़ा बड़ा करने के लिए अलग अलग तरीके से एक्शन ले सकते हो, जो भी आपके यहाँ पॉसिबल है। अगर अलाउड हो तो आपके पास बालकनी है, आप उसे बेडरूम में लेकर जो एल्यूमिनियम या फिर यूपीवीसी का विंडो है उसे और सामने शिफ्ट कर सकते हो, साइजेस बढ़ा सकते हो अगर अलाउड हो तो, डिपेंडिंग ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस वेयर यू आर बाइंग। ये सब फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये सब फ्रीडम होता है जब घर आपका खुद का होता है, आपकी ओनरशिप होती है। चलिए बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा प्रो क्या है, क्या बेनिफिट है? टैक्स बेनिफिट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप टैक्स बेनिफिट के लिए भी घर खरीदते हैं, भले ही रहने के लिए हो, लेकिन साथ में एक एडिशनल बोनस है टैक्स बेनिफिट का। तो अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट यू कैन क्लेम अ डिडक्शन ऑफ 1.5 लाख ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट रीपेड ऑन योर होम लोन। जो भी आप अपने होम लोन के प्रिंसिपल पे अमाउंट पे करते हैं, उस पे आपको 1.5 लाख तक का इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलता है। द डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रीपेमेंट इज मेड। जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आपने रीपेमेंट किया हो, तब आपको इसका बहुत फायदा मिलता है। और अंडर सेक्शन 80EE
फर्स्ट टाइम होम बायर अगर आप है तो आप 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी होम लोन के इंटरेस्ट पे क्लेम कर सकते हो ओवर एंड अबव सेक्शन 24 विद स्पेसिफिक कंडीशंस। तो ये फायदे हैं आपको टैक्स बेनिफिट के भी अगर आप घर को खरीदते हैं। चौथा बेनिफिट है दोस्तों आपको लो इंटरेस्ट एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन। अगर आपको लोन पर पैसे की जरूरत है या अगर आपको लोन चाहिए तो आपको बिजनेस लोन, पर्सनल लोन मिलते हैं 13-14% से 17-18%, लेकिन आपको होम लोन मिल जाता है 8 से 9% के बीच में, जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक रिमार्केबल डिफरेंस है। दूसरा, इससे आपको घर खरीदना बहुत इजी भी हो जाता है क्योंकि फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको फोरक्लोजर के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। आप चाहे तो 1 लाख, 2 लाख हर एक 2 साल में पे करते करते अपने लोन के अमाउंट को कम कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आप फोरक्लोजर के लिए पेमेंट कर रहे हो तो आपको लोन का अमाउंट कम नहीं करवाना है, आपको टेन्योर कम कराना है। जब आप टेन्योर कम करवाते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, इस बात को ध्यान रखें, और आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी बचता है। तो टेन्योर कम करवाइए, अमाउंट कम मत करवाइए। पांचवा बेनिफिट घर खरीदने का सेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। आज अगर मैं अपने देश की बात करूं तो यहाँ एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज मानी जाती है कि आपके पास आपका घर है या नहीं। अगर आप खरीद लेते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आती है कि चलिए अगले 10, 20, 30, 40 साल तक मेरे पास एक घर तो है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ खरीदना अच्छा है या सिर्फ किराए पर रहना अच्छा है। हम आपको पूरे पॉइंट्स बता रहे हैं, बेनिफिट्स भी, नुकसान भी। आप अपनी एज को देख के, अपनी इनकम को देख के, अपनी डेमोग्राफी, लोकेशन को देखते हुए डिसीजन ले सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों प्रोज ऑफ रेंटिंग हाउस, किराए पर घर लेने के क्या फायदे, इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों हमने बहुत बार देखा है कि हमारे चैनल पे गूगल एनालिटिक्स के थ्रू हमें ये फिगर सामने आए हैं कि लोगों को हमारा कंटेंट पसंद बहुत है। बहुत लोग चैनल को रेगुलरली देखते हैं, लेकिन 80% लोग देखते देखते इतना इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और बेल आइकॉन को हिट नहीं करते। हम नहीं चाहते आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा तुरंत सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए। दूसरा, इससे आपको बार बार इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आते हैं जब भी आप यूट्यूब ओपन करते हैं। वरना क्या होता है, कई लोग कमेंट करते हैं सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाए, पर वीडियो तो ऑलरेडी बना हुआ है। 600 प्लस वीडियोस आज हमारे चैनल पे अवेलेबल है रियल एस्टेट से रिलेटेड, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे प्रोज ऑफ रेंटिंग हाउस, किराए पर घर लेने के क्या फायदे, इसे भी समझ लेते हैं। तो पहला बेनिफिट होता है लोअर फाइनेंशियल बर्डन। अगर आप प्रेशर हैंडल नहीं करना चाहते, अगर आप कोई बर्डन नहीं चाहते, आप आराम से मस्त मौला जिंदगी जीना चाहते हैं, आपको लगता है आज यहाँ रह रहा हूँ, कल वहां, परसों वहां, कहीं भी शिफ्ट हो जाऊंगा, कोई सर पे टेंशन तो नहीं कि इतने रुपए का ईएमआई भरना ही है, उस केस में आपके लिए रेंटल ऑप्शन थोड़ा ठीक होता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि आपका नेचर कैसा है, आप कितना एसेट बनाना चाहते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो या अभी एकदम फ्री रहना चाहते हो, उस पर डिपेंड है। सेकंड बेनिफिट है लो अपफ्रंट कॉस्ट। यहाँ कोई अगर आपको रेंट पे फ्लैट लेना हो, बंगलो लेना हो, तो आपको कोई डाउन पेमेंट बड़ा नहीं करना होता जैसा फ्लैट खरीदते समय करना पड़ता है। अपफ्रंट कॉस्ट कम लगता है। अगर आपने 20,000, 25,000, 50,000 भी रेंट का कोई प्रॉपर्टी लिया तो उसमें 2 महीने, 3 महीने, क्योंकि रेंटल जब आप लेते हैं तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे एडवांस कम देना पड़ता है, कमर्शियल पे थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा 2 महीने का या 3 महीने का एडवांस रेंट लगेगा, डिपॉजिट लगेगा। तो उस केस में आपको अपफ्रंट कॉस्ट ज्यादा नहीं जाता, ये एक एडवांटेज है। तीसरा बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहाँ आपको घर के अंदर चेंज कराने की फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं मिलेगी, लेकिन अगर घर पसंद नहीं आया, एनवायरनमेंट पसंद नहीं आया, आजू बाजू रहने वाले लोग पसंद नहीं आए, तो आपके पास ऑप्शन है, आप 6 महीने, 1 साल में चेंज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपने अगर कोई एग्रीमेंट साइन किया था तो कितने महीने का था, उसमें लॉक इन पीरियड क्या था। क्योंकि हम जो भी बात करेंगे प्रैक्टिकल करेंगे, टू द पॉइंट करेंगे, जो एक्सपीरियंसेस हम इतने साल के रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने से आए हैं वो बताएंगे। चौथा बेनिफिट है HRA बेनिफिट। क्या है HRA बेनिफिट? हाउस रेंट अलाउंस का बेनिफिट। इसका क्या मतलब है? अगर आप ऐसा कोई जॉब कर रहे हैं दोस्तों जहां पर आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, तो उस केस में आप अपनी रिसिप्ट को शो कर सकते हैं और उसके बदले आपको उतना रेंट या जो भी आपका हाउस रेंट अलाउंस फिक्स हो उतना डिडक्शन हो जाता है आपके रेंट से, या आपको टैक्स में भी इसके अलग अलग प्रकार के बेनिफिट होते हैं। पांचवा बेनिफिट है आपको रेंटिंग हाउस का, किराए पर रहने का एक्स्ट्रा बेनिफिट लाइक एमिनिटीज। सर अब ये कैसे लॉजिकल हुआ, मैं बताता हूँ। आज के समय में कल्चर बदलता जा रहा है। मिनी टाउनशिप्स, लार्ज टाउनशिप, बड़ी बड़ी टाउनशिप टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी बन रही है और ज्यादा रेंटल डिमांड टाउनशिप में होती है। पता है क्यों होती है? क्योंकि लोगों को वहां पर फ्लैट के साथ साथ गार्डन, एमिनिटीज, स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस, ये सब की भी फैसिलिटी मिल जाती है, फ्लैट रेंट पे लेते हैं ऐसी टाउनशिप में। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, जब आप उतना पैसा तो पे नहीं करते जितना उस ओनर ने पे किया है।
क्योंकि रेंटल का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी कभी 30,000 40,000 एवरेज रेंट पे आपको मिल जाती है। तो आपके पॉकेट से तो 2 करोड़ नहीं जा रहे, पर अगर प्रॉपर्टी 2 करोड़ लायक है तो वो इन्वायरमेंट, वो माहौल आप 30,000 में भी इंजॉय कर सकते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और अगर वो किसी टाउनशिप में हो या अगर किसी ऐसे लग्जरियस अपार्टमेंट में भी हो जहाँ पे टॉप फ्लोर पे एमिनिटीज हो, ये भी कल्चर बहुत बढ़ता जा रहा है कि कुछ ऐसे अपार्टमेंट फ्लैट स्कीम्स लॉन्च हो रही है जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे या टॉप फ्लोर पे अलग अलग एमिनिटीज अवेलेबल है। तो ये है कुछ फायदे रेंटल के। अगर आपको घर खरीदने के फायदे बहुत अच्छे लगे हो और अब आपके मन में ये कंफ्यूजन चल रहा हो कि सर लेकिन मैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छा है मेरे लिए खरीदना या रेडी पोजीशन, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। एक डिटेल वीडियो हमने बनाया है जिसका लिंक आपको यहाँ पर दिख रहा है। आप इस लिंक पर क्लिक करके भी वो वीडियो डिटेल में देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस वीडियो का कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदना ज्यादा अच्छा है या रेडी पोजीशन, उसके क्या फायदे नुकसान है वो भी आपको वहां डिटेल में मिलेगा। अब दोस्तों बात करेंगे, दोनों के फायदे तो जान लिए, थोड़ा थोड़ा ये भी जानना बहुत जरूरी है और मुझे लगता है ये ज्यादा जरूरी है कि अब इनके नुकसान समझते हैं कि क्या कौन से। प्रोस तो आपने समझ ली, चलिए समझते हैं कि क्या कौन से। कॉन्स ऑफ बाइंग अ हाउस, घर खरीदने के थोड़े क्या नुकसान है वो भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आपको यहाँ न्यूट्रल ओपिनियन दे रहे हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ ये सही है या ये गलत है, आपको डिसाइड करना है, लेकिन हमारा काम है आपको पूरी तरह से अवेयर और एजुकेट करना। पहली चीज, हाई अपफ्रंट कॉस्ट। ऑब्वियस है, अगर आप एक घर खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा डाउन पेमेंट आपको जेब से करना पड़ेगा। आपको स्टैम्प ड्यूटी का भी अरेंजमेंट करना होता है। मान लीजिए अगर 50 लाख का फ्लैट है और आपने पूरा 50 लाख का पेमेंट या तो अपने पास से या लोन से किया है, पूरा वाइट में पेमेंट किया है, तो उसका 7.5-8%, 6% जैसा भी जिस जगह आप बाय कर रहे हैं, मिनिमम 7 to 8% आपको स्टैम्प ड्यूटी, अलग अलग प्रकार के खर्चे आते हैं। इसका मतलब 4-4.5 लाख रुपए ये, और डाउन पेमेंट 10% भी करना पड़ा तो 4 लाख रुपए, 7-8 लाख रुपए का एक बड़ा अपफ्रंट कॉस्ट होता है, भले ही आप लोन भी ले रहे हो तो। दूसरा डिसएडवांटेज कहिए या मैं इसे कह सकता हूं कि कौन कहिए कि जो नुकसान आपको होता है वो है मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। हाँ, अगर आपने घर खरीदा है तो आपको मेंटेनेंस भी पे करना पड़ेगा। कहीं 2,000 महीना होता है, कहीं 5,000, बड़ी टाउनशिप में 10,000 रुपए महीने तक भी होता है। तो 1,000-2,000 से 8-10,000 रुपए तक का एक एवरेज मेंटेनेंस कॉस्ट एक फ्लैट के पीछे, एक घर के पीछे आपको लगता है। अगर किसी टाउनशिप में है तो, इंडिविजुअल घर है तो शायद मेंटेनेंस कॉस्ट ना भी लगे, लेकिन वो आपको समझकर सोचकर डिसीजन लेना है। तो आप रह रहे हो तो उस मेंटेनेंस कॉस्ट का आपको फायदा मिलता है, पर आपने रेंट पे भी नहीं दिया और रह भी नहीं रहे हो तो ये एक लायबिलिटी बन जाता है। तीसरा, फर्निशिंग एक्सपेंसेस। हाँ दोस्तों, जब आप एक प्लॉट खरीदते हैं मान लीजिए, तब आपको उसे फर्निश करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप घर खरीदते हैं और आपको रहने जाना है, उस केस में आप मिनिमम कुछ चीजें तो करते ही है। मॉड्यूलर किचन बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, वार्डरोब्स बनाते हैं, तो छोटा मोटा भी इंटीरियर आप करते हैं तो 8-10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए का एवरेजन जो आपका फ्लैट का कॉस्ट है उसका एक एवरेज इंटीरियर कॉस्ट होता है। 10-20 लाख से 30-40 लाख रुपए एवरेजन लोग खर्च करते हैं। अब 8-10 साल या 20 साल या 25 साल बाद जब आप बेचने निकालते हैं मान लीजिए, तो आपको इंटीरियर के कॉस्ट का रिटर्न बिल्कुल नहीं आता, ये पूरा डेप्रिशिएट होकर जीरो हो जाता है, क्योंकि 10 साल बाद वही इंटीरियर, वही फर्नीचर किसी को पसंद नहीं आने वाला। आपको जो प्राइस का अप्रिशिएशन मिलेगा वो सिर्फ आपके फ्लैट का मिलेगा, तो ये एक एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है। चौथा नुकसान ये है दोस्तों कि इनलिक्विड एसेट है, तुरंत घर नहीं बेच सकते, ये तो बिल्कुल सही बात है। आपको थोड़ा समय लगता है, थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट जब आपका कम हो जाता है या आप कोई नया घर खरीद लेते हैं उसके बाद ही आप बेचने का डिसीजन ले पाते हैं। जैसे कोई इन्वेस्टमेंट वाली प्रॉपर्टी हो, कोई प्लॉट आपने लिया, कोई शॉप आपने लिया, कोई कमर्शियल स्पेस लिया, तो आप तुरंत बेच देते, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता। पर जिस घर में जनरली आप रह रहे होते उसे आप तुरंत लिक्विडेट नहीं कर पाते, थोड़ा समय भी लगता है, तो इसलिए वो हम कह सकते हैं कि वो तुरंत लिक्विडेट नहीं हो पाता। अब बात करेंगे दोस्तों कॉन्स ऑफ रेंटिंग हाउस। अगर आप किराए पर रह रहे हैं तो इसके क्या नुकसान है, क्या इन फ्यूचर में आपके नुकसान हो सकते हैं, ये भी समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला नुकसान तो है दोस्तों नो ओनरशिप। आपकी कभी ओनरशिप नहीं होती तो वो स्टेबिलिटी, वो सिक्योरिटी आपको फील नहीं होती। तो अगर आप इन फ्यूचर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बाइंग अच्छी है या रेंटिंग अच्छी है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि इन फ्यूचर जब आपका जितना पैसा हो कि आप बहुत इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सके और आपको कोई ईएमआई ना भरनी पड़े या कोई अमाउंट आपने सेव करके रखा है, तब आप घर खरीदने का डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि ओनरशिप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। भले 22-25 साल में ना आए, लेकिन 35-40 साल तक एक घर आपका हो तो बहुत अच्छी चीज होती है आगे के भविष्य के लिए। दूसरा नुकसान ये है दोस्तों, इंक्रीज इन रेंटल ईयर ऑन ईयर। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो लोग डीप में नहीं समझ पाते। लॉकडाउन आने के बाद आपने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि अचानक से टीयर 1 सिटीज में, मेट्रो सिटीज में लोगों ने रेंटल इनकम को 30-40% बढ़ा दिया। अब क्या हुआ कि 2-3 साल उन्हें ठीक से रेंट नहीं मिला, 2-3 साल उनकी प्रॉपर्टी का बराबर रिटर्न उन्हें नहीं आया, तो उस केस में उन्होंने अब रेंटल इनकम को हाई कर दिया। तो अगर आपकी अब मजबूरी है, आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको हायर रेंटल इनकम में भी लेना पड़ेगा, और ईयर ऑन ईयर आपका 5 से 10% एवरेज रेंट बढ़ता भी है।
तो कभी कभी ये नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है इन केस अगर प्रॉपर्टी रेंट उस सिटी में बहुत ज्यादा हो तो। तीसरा नुकसान है लाइफ टाइम लायबिलिटी। हाँ दोस्तों, जिंदगी भर फिर एक लायबिलिटी आपके पीछे लगी रहती है कि एक तो देखिए लायबिलिटी से भी ज्यादा ना एक टेंशन होता है। एक फ्लैट को लेना, पूरे घर को वहां पर संवारना, वहां रहना शुरू करना, और फिर अचानक से लैंडलॉर्ड आपको बोल दे अपना कमिटमेंट ना निभा रहा हो। जैसे लैंडलॉर्ड ने आपको कहा कि 3-4 साल रहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने घर को ठीक ठाक किया, हल्का सा इंटीरियर कर लिया कि आप 4-5 साल रहने वाले हो, लेकिन अचानक लैंडलॉर्ड आपके पास आ गए और उन्होंने कहा कि उन्हें अब इस घर की जरूरत है, या उनके बेटे की शादी होने वाली है तो वो यहाँ शिफ्ट होने वाला है, किसी भी प्रकार के रीजन लैंडलॉर्ड भारत में दे सकते हैं। उस केस में आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि इतने जल्दी वापस से रीशिफ्ट करना, सामान को फिर से रीशिफ्ट करना, और अगर आप फैमिली के साथ रह रहे, बच्चे है, वाइफ है, आपके मम्मी पापा साथ में रहते तो और डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए आपको समझना जरूरी है। अगर आप ये सब प्रॉब्लम फेस नहीं करना चाहते तो आप बाय करने का डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अभी मैं बैचलर हूं, मेरे ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है और मुझे टेंशन भी नहीं पालना है, तो आप रेंट करने का डिसीजन ले सकते हैं। आपकी इनकम के हिसाब से, आपकी लाइफ के हिसाब से, आप किनके साथ रहते हैं उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। यही हमारा फाइनल कंक्लूजन है, ताकि आपको डिसीजन लेते समय आसानी हो। आपको अगर कोई प्रॉब्लम पसंद नहीं आ रही या कोई नुकसान बहुत ज्यादा लग रहा है तो आप नेक्स्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अगर आपको फायदे ज्यादा अच्छे लग रहे तो आप उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। इतना सिंपल इस वीडियो के थ्रू हमने आपको कोशिश की कि हम आपको क्लियर करें कि बाइंग ज्यादा अच्छी है या रेंटिंग ज्यादा अच्छी है। और ऐसे वैल्यू एडेड वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, या किसी और टॉपिक पर अगर आप हमारे वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर बताइए। अभी तक जुड़े रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्टसेलर बुक बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।